दे रही है। स्क्रीन पे सभी को साफ सुथरा दिख रहा है। स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताए कोई। स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? ठीक, वेरी गुड। कोई बता सकता है कि ये किस चैप्टर का टर्म लिखा हुआ है? टिश्यू टर्म किस चैप्टर में यूज होता है, बताइए। टिश्यू टर्म जिस चैप्टर में यूज होता है उसका नाम एनाटमी है। वेरी गुड। ठीक। फादर ऑफ एनाटमी, ध्यान से सुनिएगा मुझको। फादर ऑफ, यहाँ ध्यान रखिए कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये एनिमल की एनाटॉमी नहीं है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की भी एनाटॉमी नहीं है। आपके सिलेबस में जो एनाटॉमी पढ़नी है वो फ्लावरिंग प्लांट्स की है। और फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी पढ़ते समय एक सवाल आया है, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी किसे कहते हैं? आप उनका नाम जान जाइए। उनका नाम है एन ग्रीव। साइंटिस्ट का नाम है बेटा एन ग्रीव। एनाटॉमी में पढ़ना क्या रहता है? एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी बॉटनी की ब्रांच है जिसमें पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। यदि अंग्रेजी में बोलना हो तो हम बोलेंगे एनाटॉमी इज ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट। कोई पूछे प्लांट एनाटॉमी की नींव किसने रखी, इसकी पढ़ाई की नींव किसने रखी, तो आपका जवाब है एन ग्रीव ने रखा। एन ग्रीव को ही हम लोग फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की पूरी पढ़ाई करना एनाटॉमी के अंदर आता है। और आपको जो एग्जाम देना है उस एग्जाम में इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है मैं उसका आउटलाइन बता देता हूं। ऐसे देखिए, प्लांट एनाटॉमी में आपको पौधे का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। जब हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो सेक्शन काटना पड़ेगा। तो हमको क्या क्या दिखेगा, क्या क्या हमें जानकारी मिलने वाली है इससे, या यूं कहें कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमको और क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तो उसमें से एक पढ़ना पड़ेगा हमको। कोशिकाओं का समूह दिखेगा, यानी टिश्यूज। तो जब टिश्यूज हमें दिखेंगे तो हमको उनको पढ़ना पड़ेगा। तो उनके टाइप्स क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी ओरिजिन क्या है, उनका फंक्शन क्या है। यानी उत्तक के प्रकार, उत्तक की उपस्थिति के आधार पे, पोजीशन के आधार पे प्रकार, उत्पत्ति के आधार पे प्रकार,
कार्य करने के ढंग के आधार पर प्रकार, और ढेर सारी चीजें होंगी। इस टिश्यू को हम दो कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। एक तो वो टिश्यू, ऐसे लिख रहे हैं, जिसमें गुण गुण ऐसा होता है कि वो उनकी कोशिकाएं विभाजित हो सके। जिनमें विभाजन की क्षमता है, ऐसे टिश्यू को या ऐसे कोशिकाओं के समूह को मेरिस्टम कहते हैं। और जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं है, उनमें बदलाव नहीं होगा, और इस वजह से उनको हम लोग अस्थाई उत्तक कहते हैं, यानी परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उनका वही बात हमें पढ़ना है, यानी टाइप पढ़नी है, उनका पोजीशन पढ़ना है। उसमें हम प्लेन प्लेन ऑफ सेल डिवीजन पढ़ेंगे, उनकी हम ओरिजिन पढ़ेंगे, और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य पढ़ेंगे। या यूं कहें कि इन आधार पर हम मेरिस्टम को पढ़ेंगे। मेरिस्टम कौन होंगे? जिनमें सेल डिवीजन की क्षमता होती है या सेल डिवीजन के फेज में होते हैं, दो में से एक पक्का। या तो डिवीजन कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे हैं तो उनमें यह क्षमता है। अब यदि ऐसा उत्तक है जिसमें सेल डिवीजन की क्षमता नहीं है और न ही वो सेल डिवीजन कर रहा है, तो उसको हम परमानेंट बोलेंगे। और उस परमानेंट टिश्यू के तीन प्रकार हो जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरे को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और तीसरे को बोलते हैं स्पेशल टाइप टिश्यू। देखिए ना, तीन कैटेगरी परमानेंट की। अब ये जो सिंपल है, वो होते हैं जिनमें जो कोशिकाओं का समूह है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह, यानी सेम सेल के बने। सिंपल टिश्यू कैसे बने होंगे? सेम सेल से बने। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैसे बने होंगे? डिफरेंट सेल्स के बने हैं तो उत्तक, लेकिन वह भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह होगा। जब समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है, तो उसको हम सिंपल टिश्यू कहते हैं। और सिंपल टिश्यू के तीन प्रकार, उसमें से एक का नाम है पैरेन काइमा, दूसरे प्रकार का नाम है कोलेन काइमा, तीसरे प्रकार का नाम है स्केलेरन काइमा। ये तीनों प्रकार किसके हैं बेटा? सिंपल परमानेंट टिश्यू के हैं। परमानेंट टिश्यू कौन है? जिसमें डिवीजन की क्षमता नहीं होती, इसीलिए वो अस्थायी होते हैं, मैच्योर होते हैं। और उनको सिंपल कब बोलेंगे? जब ऐसा उत्तक जिनकी कोशिकाएं समान हो। यदि ऐसा उत्तक हो जिनकी कोशिकाएं भिन्न हो, तो उनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो उदाहरण आते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं जाइलम, एक को हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी हैं। ये दोनों चार भिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समूह होते हैं। इनमें पैरेन्काइमा भी होगा, स्केलेन्काइमा भी होगा, ऐसा वैसा। अब तीसरा आता है स्पेशल टिश्यू। स्पेशल टिश्यू के भी दो कैटेगरी हैं। एक से लेटेक्स निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटिसिफर्स। और दूसरे जो टिश्यू होते हैं, उनसे सिक्रीशंस होता है, ग्लैंड की तरह काम करती हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज। तो ये तो सारा का सारा आउटलाइन टिश्यू का हो गया आपके सामने। इतनी चीजें पढ़नी है, विस्तार से पढ़नी है, उदाहरण लेकर पढ़नी है, इनकी भिन्नताओं को भी समझना है। अभी ये जो आउटलाइन हमने टिश्यू का बनाया है आपके सामने, कि टिश्यू दो कैटेगरी में, मेरिस्टम और परमानेंट। मेरिस्टम को हम कई ढंग से पढ़ते हैं। उनके पोजीशन के आधार पर पढ़ेंगे, प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के आधार पर पढ़ेंगे, ओरिजिन के आधार पर पढ़ेंगे, और फंक्शन के आधार पर पढ़ेंगे। जबकि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, यदि समान कोशिकाओं का समूह है तो सिंपल, असमान कोशिकाओं का समूह है तो कॉम्प्लेक्स। कुछ विशेष प्रकार के होते हैं जिनसे या तो लेटेक्स निकलता है या दूसरा सिक्रीशन होता है। जब लेटेक्स निकलता है तो उनको लेटिसिफर्स, और दूसरे सिक्रीशन हो तो उनको हम लोग ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उनकी तीन कैटेगरी है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जबकि कॉम्प्लेक्स की टिश्यू के दो कैटेगरी हैं,
जाइलम और फ्लोएम। तो ये बातें जो हम आउटलाइन के तौर पे आपको बता रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रही हैं? यदि आ रही हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइए और लिखिए हाँ आ रही हैं, जिससे हम आगे की बात बता सकें आपको। बोलो बच्चा लोग, ये जो बात पढ़ा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रही है? सो गए क्या? सरिता, सीलम, संगीता, चलो भी दो तीन लोगों को तो समझ में आया, और लोग शायद सो गए। ठीक है, हम इसके आगे की बात बताते हैं। ये तो रहा सारा ज्ञान बेटा, एक आउटलाइन ज्ञान क्या है इसका विस्तृत अध्ययन कराएंगे हम आपको। ये टिश्यू का रहा। टिश्यू के बाद आपको और क्या पढ़ना है ये भी जान लीजिए। आपको टिश्यू के बाद टिश्यू सिस्टम्स पढ़ने हैं। टिश्यू सिस्टम का एक टाइप है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरे टाइप को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तीसरे टाइप को हम लोग बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तीन कैटेगरी है टिश्यू सिस्टम। इन तीन को पढ़ने के साथ साथ क्या पढ़ना है आपको? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट। यानी डाइकॉट मोनोकॉट के रूट और स्टेम का पढ़ाई करना है। इसमें से अधिकांश सवाल कंपैरिजन पढ़ने वालों को समझ में आ जाते हैं। जिनको डाइकॉट मोनोकॉट के स्टेम का डिफरेंस मालूम है, जिनको डाइकॉट मोनोकॉट के रूट का डिफरेंस एनाटॉमी के नाम से मालूम है, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं। और ये डिफरेंस तब मालूम होगा, उसको मालूम होगा जिसको टिश्यू का आइडिया अच्छा होगा, टिश्यू सिस्टम का आइडिया अच्छा होगा। बिल्कुल साइंस है ये। इसके अलावा आपको एक और चीज पढ़नी है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ। इसके साथ एक और चीज पढ़नी है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का भी आइडिया आपको लेना है हमसे। इतनी चीजें आपके कोर्स में है जिसका हम आपको आइडिया इस यूनिट में देने वाले हैं। इतनी चीजों का यदि ज्ञान आपको हो गया तो आपको एनाटॉमी का कोई भी सवाल बिल्कुल नहीं छूटेगा। जैसा कि हम पहले से कहते आ रहे हैं, साइटोलॉजी पढ़ाते हुए, फिजियोलॉजी पढ़ाते हुए, जेनेटिक्स पढ़ाते हुए। बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। मैं अब आपको चैप्टर का ही आइडिया कराना शुरू करता हूँ। ये तो बातें जो अब तक मैंने बताई, इस चैप्टर में क्या करना है, क्या पढ़ना है, उसका एक दिमाग में आपके रूपरेखा तय कराया। यदि हम डायरेक्ट पढ़ा दें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से पढ़ना था, कहाँ खत्म करना था। उस जो कुछ भी हमें पढ़ना है उसकी एक लिमिट बनाई गई है, सिलेबस बनाया गया है, उसी के अंतर्गत पढ़ना है। और यह आप मान के चलें कॉमन सिलेबस है, चाहे आप जो एग्जाम देने वाले हैं या उससे हट के जो भी एग्जाम देंगे और जिसमें बॉटनी ग्रेजुएशन के लेवल पे आएगा या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे आएगा तो ये जरूर पूछा जाएगा। अब आते हैं टिश्यू पे। टिश्यू टर्म भी बेटा जिस आदमी ने दिया है उसका भी नाम एनग्रीव। याद रखना, एनग्रीव वही है जिनको फाउंडर ऑफ प्लांट एनाटॉमी या फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। टिश्यू क्या होते हैं? कोशिकाओं के समूह। टिश्यू एक सेल का नहीं, वह कोई कई कोशिकाओं का समूह।
जिसकी उत्पत्ति और कार्य समान। यह ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाने के लायक नहीं होता। Group of similar or dissimilar cells that have common function and origin are called tissue. समान या असमान कोशिकाओं का ऐसा समूह, समान या असमान कोशिकाओं का ऐसा समूह जो अपनी उत्पत्ति और कार्य में समानता रखते हों, उनको हम उत्तक कहते हैं। यहां आपको ध्यान रखना है, एनिमल के संबंध में जब टिश्यू पढ़ेंगे तो वहां पर ज्ञान का स्तर दूसरा होगा। वहां वैज्ञानिक भी जो हम यहाँ बोल रहे हैं वहां लागू नहीं होंगे। तो बिल्कुल क्लियर हो लीजिए, जैसे हमने साइटोलॉजी पढ़ाई थी, जेनेटिक्स पढ़ाया था, तो वह जूलॉजी और बॉटनी दोनों पे लागू होता था। वह बायोलॉजी के चैप्टर थे। अभी जो चैप्टर हमने आपके सामने शुरू किया है, प्लांट एनाटॉमी, यह किसी भी एनिमल या जूलॉजी की पढ़ाई पर लागू नहीं होगा। यानी आ गया कि उत्तक शब्द जंतु विज्ञान की पढ़ाई में किसने दिया है, तो एनग्रीव नहीं आएगा आंसर। वहां के सर जो पढ़ा रहे हैं वही आंसर। तो ये कंफ्यूजन ना रखिए, ठीक है। अब देखिए, हम इसको जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको समझाते हैं। क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह है, ऐसा लिखा। दैट शेयर कॉमन ओरिजिन और फंक्शन, फंक्शन और ओरिजिन में क्या होंगे? कॉमन होंगे, यही ध्यान रखना था। कोशिकाओं का समूह है। अब एक दिमाग कि सर ये समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह है, हो सकता है। क्या यह असमान प्रकार की भी कोशिकाओं का समूह हो सकता है? यस, हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसकी कोशिकाएं समान प्रकार की हैं। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसकी कोशिकाएं असमान प्रकार की हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया। और जो सिंपल टिश्यू थे जिसकी कोशिकाएं समान प्रकार की थी, उनकी हमने कैटेगरी 3 बताई। कौन कौन? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे तो सुनते ही सुनते याद हो जाएगा। इसमें रटने कहीं कोई चीज नहीं है। अभी तो सिर्फ नाम सुन रहे हैं, अभी गुण सुनेंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। थोड़ा और देखिए, ए प्लांट इज मेड अप ऑफ वेराइटीज ऑफ टिश्यू। एक पौधा एक प्रकार के टिश्यू से नहीं बना होता है, विभिन्न प्रकार के टिश्यू से बना होता है। ये भी बात स्पष्ट, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो थोड़ी देर पहले हमने आउटलाइन में यहाँ पे दिखाया था कि एक कैटेगरी टिश्यू की है मेरिस्टेमेटिक, जिनमें सेल डिवीजन होता है। दूसरी कैटेगरी है परमानेंट की, जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता। वही बात यहाँ बोली जा रही है कि दो प्रकार के टिश्यू हैं, या तो डिवीजन करने की क्षमता रखते या डिवीजन करते रहते। दूसरा, न उनमें क्षमता होती न डिवीजन करते। जिनमें डिवीजन नहीं होगा उनका शेप साइज फिक्स, अस्थाई, अस्थाई को बोलेंगे परमानेंट। जिनमें डिवीजन होगा उनका साइज चेंज हो जाएगा कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से। जब चेंज हो गया तो परमानेंट रहे नहीं, अस्थाई रहे नहीं, तो वो इमेच्योर रहे। जो अस्थाई अभी नहीं, जो अस्थाई है वो मैच्योर हो गया। जो अभी अस्थाई नहीं है, अस्थाई है, वो इमेच्योर हो गया, अपरिपक्व। परमानेंट टू टाइप्स की टिश्यू है। दिस इज फाउंडेड ऑन अफेक्टिंग द सेल्स एबिलिटी टू डिवाइड। अब आपसे कोई पूछे कोशिका दो प्रकार की होती हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, किस आधार पर? हम यहाँ आधार बेटा बताए हैं, सेल डिवीजन के आधार पे। उत्तक के प्रकार किस आधार पे बनाए पढ़ाए गए? पहले सेल डिवीजन के आधार पे। लास्ट पॉइंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स कैन डिवाइड, whereas permanent tissues cells do not split any further, यानी कैन नॉट डिवाइड। यही तो पढ़ना था।
मैं जो मेरिस्टेमेटिक हैं उनमें डिवीजन हो सकता है या हो रहा होता है, दो ही बात होती है। जब हो सकता है बोलते हैं तो वह इंटरफेज में है, हो रहा है बोलते हैं इसका मतलब वो इंटरफेज से आगे बढ़ गई है, डिवीजन के फेज में है। लेकिन जब जब वो परमानेंट टिश्यू होगा तो वह कभी भी डिवीजन नहीं करेगा, याद रखना है। अब पहला टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक है, जिसमें डिवीजन की क्षमता है, इसके बारे में बताएं। इसके बारे में हम आपको बताना शुरू करें इसके पहले आप बताओ, कुछ समझ समझ में आ भी रहा है? कुछ आपको लग रहा है कि पढ़ रहे हैं? कुछ दिमाग में जा भी रहा है? बोलो बच्चा। संगीता, सरिता, शीलम, रजनी, अखिलेश, ज्योति, अर्चना, बोलिए, कोई तो बोलो। सो गए? पूछते ही सो गए? चलिए, शीलम और अर्चना जग रहे हैं, इन्हीं को समझ में भी आ रहा है, और लोग सोए हुए हैं। जब जगेंगे तो हमारे सवाल को सुनेंगे और फिर वो रिस्पॉन्ड करेंगे। ज्योति की भी नींद खुल गई। ठीक, इतने लोगों की भी नींद खुलने से हम पढ़ा सकते हैं। हेडिंग में देखिए, पहले टाइप का टिश्यू है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इमेच्योर। और यह टर्म, कौन सा टर्म? मेरिस्टम। जिसने दिया उस साइंटिस्ट का नाम है सी नगेली। ये याद रखना है आपको। अब मेरिस्टम के गुण समझिए। मेरिस्टम वो सेल होगी, ऐसी कोशिकाओं का समूह होगा जो डिवीजन करेगा। जो ही ये शब्द हम बोलते हैं कि सेल डिवीजन करेगा, तो एक बात तो क्लियर, तो उस सेल का क्या होना जरूरी? लिविंग। यदि कोई सेल डेड है तो डिवीजन नहीं कर सकती। अब लिविंग हुआ और डिवीजन कर रहा है, तो डिवीजन में क्या होता है? एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब यहां पर प्रोमिनेंट क्या होगा? न्यूक्लियस। यदि कोई सेल डिवीजन करे तो उसके जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो इमेच्योर होंगे। क्यों? सेल बार बार डिवाइड कर रही है, तो जो ऑर्गेनेल है वो परिपक्व नहीं हो पाए। चौथा, इनके बीच इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होगा, क्योंकि बार बार प्रोटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ेगी, कोशिकाएं फूली होंगी, तो उनके बीच गैप नहीं होगा। जो डिवीजन करेगा उसको बहुत ऊर्जा की जरूरत होगी। इसका मतलब उसमें रेस्पिरेशन का रेट हाई होगा। स्वाभाविक है। यानी ये गुण होना ही चाहिए जो कोशिका डिवीजन करेगी, और उस उत्तक में भी ये गुण होना चाहिए। उत्तक का नाम मेरिस्टम है। इतने गुण तो हमने सोच के ही बता दिए जो साइटोलॉजी की पढ़ाई में था। यदि कोई डिवीजन करेगा तो लिविंग होना जरूरी, उसका न्यूक्लियस का प्रोमिनेंट होना जरूरी, सेल ऑर्गेनेल इमेच्योर होंगे, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, और रेस्पिरेशन की रेट हाई होगी। बिल्कुल क्लियर है इतना। अब इनके गुण देख लेते हैं। प्लांट ग्रोथ इज प्राइमरली लिमिटेड टू मेरिस्टम। ग्रोथ का पहला स्टेप हमने बताया था सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कराने वाले उत्तक का नाम है मेरिस्टम। यानी ग्रोथ तब होगी जब मेरिस्टम होगा। क्लियर? वही सेंटेंस लिखा है कि पौधे की ग्रोथ मेरिस्टम से सीमित होती है, और जहां मेरिस्टम होगा उसी क्षेत्र में पौधे की ग्रोथ होगी और रैपिड सेल डिवीजन होगा। मुख्यतः यह शूट अपेक्स और रूट अपेक्स पे होता है, सुने ही होंगे। मेरिस्टम कम्स इन ए वेराइटी ऑफ शेप एंड साइज।
ढेर सारे के शेप साइज में होंगे, लेकिन इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। यही नहीं, इनमें वैक्यूल, नो वैक्यूल। क्यों? ताजी बनी हुई कोशिका है बेटा, और वैक्यूल क्या है? कूड़ादान है। कूड़ा किसके पास होगा? जो पुराना होगा। इसीलिए मेरिस्टम में वैक्यूल नहीं होते, या होंगे तो बहुत छोटे, तुरंत के बने हुए। मेरिस्टम्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर इनकी कहानी है कि प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम इनका नाम। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम तो जान ही रहे हैं आप, लेकिन ओरिजिन को आधार बनाएं तो एक मेरिस्टम का टाइप और होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमॉर्डियल मेरिस्टम। और ये इम्ब्रियो वाला मेरिस्टम होता है, इम्ब्रियोनिक मेरिस्टम है। समझ रहे हैं? इसको अर मेरिस्टम भी कहा जाता है। एक और नाम है यू आर, अर मेरिस्टम। प्रो मेरिस्टम, प्रिमॉर्डियल मेरिस्टम, अर मेरिस्टम, या इम्ब्रियोनिक मेरिस्टम कहते हैं, जो इम्ब्रियो के स्टेज पे होता है। इम्ब्रियोनिक सूट, प्लीम्यूल, इम्ब्रियोनिक रूट, रेडिकल, इसी मेरिस्टम से बने। प्राइमरी मेरिस्टम पौधे की प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाएगा, और प्रेजेंट इन अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट, जीवन के शुरू में होगा। टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम है, एक को बोलते हैं एपिकल, एक को बोलते हैं इंटरकैलरी। ये बेटा पोजीशन के आधार पे हो गया। जब अपेक्स पे हो, ऐसे शूट अपेक्स पे, तो यह हो गया एपिकल मेरिस्टम। और बीच में कहीं हो, परमानेंट टिश्यू के बीच में कहीं हो, तो उसको बोलेंगे इंटरकैली मेरिस्टम। इन दोनों मेरिस्टम के वजह से, दोनों मतलब एपिकल हो चाहे इंटरकैलरी, दोनों मेरिस्टम की वजह से पौधे में इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन लेंथ। पौधे की लंबाई बढ़ती है। लेंथ बढ़ाता हम इधर लिख देते हैं, लेंथ इससे बढ़ती है, इस मेरिस्टम से। यानी पौधे में जब प्राइमरी ग्रोथ होती है तो पौधा अपनी लंबाई को बढ़ाता है। और जब सेकेंडरी मेरिस्टम आएगा तो उससे सेकेंडरी ग्रोथ होगी। हर ग्रोथ के लिए मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम से प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी मेरिस्टम से सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जब होगी तो पौधा मोटा होगा, प्राइमरी ग्रोथ होगी तो पौधा लंबा होगा। याद रखेंगे। एक और स्क्रीन पे आपको बुलेट पॉइंट्स ढेर सारे आपके सामने हैं। हमें लग रहा है स्क्रीन पे आपको साफ साफ दिखना चाहिए। स्पेस देके ये लिखा टाइप किया गया है। गौतम कुमार, गुड इवनिंग बेटा, ध्यान से पढ़ो। ये प्राइमरी मेरिस्टम के बारे में और पॉइंट्स हैं, पढ़ रहा हूं मैं। एपिकल मेरिस्टम इज ए टाइप ऑफ मेरिस्टम दैट इज फाउंड एट टिप्स ऑफ सूट और रूट के टिप पे होगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी टिश्यू। अरे हम साफ साफ लिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट। पौधे की लंबाई में बढ़ाने की जिम्मेदारी पूरा करता है एपिकल और इंटरकैलरी या प्राइमरी मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम आर टू फॉर्म्स ऑफ एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम को सूट के अपेक्स पे होता है, लेकिन रूट में जो एपिकल मेरिस्टम होता है बेटा, यह पोजीशन में सब एपिकल होता है, सब टर्मिनल होता है। कारण,
किसके कारण से? रूट कैप के कारण से, रूट कैप होने के कारण। अगली बात, रूट एपिकल मेरिस्टम, दिस मेरिस्टम इज फाउंड एट रूट टिप। लेकिन बेटा क्या याद रखना है, ये सब टर्मिनल होता है, टिप पे नहीं होता। टिप पे क्या होता है? रूट कैप होती है, और उसके जस्ट पीछे होता है। तो जस्ट पीछे होने के कारण टिप से थोड़ा सा हटके नाम हो गया सब टर्मिनल। सूट एपिकल मेरिस्टम लोकेटेड एट सूट टिप, ये जो है टर्मिनल पोजीशन होता है, टर्मिनल इन पोजीशन। आगे देखिए, ड्यूरिंग लीफ फॉर्मेशन, जब पत्ती बननी होती है, स्टेम इलांगेशन, some cells remaining in the shoot apical meristem at the top of the branch formed axillary bud। लीफ फॉर्मेशन के समय जब स्टेम इलांगेशन होती रहती है, तो कुछ कोशिकाएं सूट के एपिकल मेरिस्टम की ऑक्सिलरी बड भी बनाती हैं, और इस ऑक्सिलरी बड से क्या होगा? दीज ब्रांचेज आर लोकेटेड इन द लीफ ऑफ एक्सेल एंड कैन फॉर्म ब्रांचेस आर फ्लावर। ये जो लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी बड थी, उसी से पौधे की तना में शाखा निकलती है, या फिर कहें फ्लावर निकलेगा, दो में से एक। क्लियर? आप लोगों को बात समझ में आ रही है? बोलिए। बात समझ में आ रही है जो हमने प्राइमरी मेरिस्टम के नाम से पढ़ाया? दूसरा था, जो पोजीशन में एपिकल नहीं है, वो पोजीशन में क्या होगा? इंटरकैलरी होगा, बीच में होगा। इंटरकैलरी का मतलब परमानेंट टिश्यू के बीच में। जब कोई मेरिस्टम दो आगे पीछे परमानेंट टिश्यू के बीच में फंस जाए, तो उसका नाम इंटरकैलरी मेरिस्टम। और इंटरकैलरी जो मेरिस्टम होगा बेटा, उसके उदाहरण भी आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ उदाहरण अभी हम आपको बताने वाले हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम रिफर्स टू द मेरिस्टम दैट एग्जिस्ट बिटवीन मैच्योर टिश्यू। ये देखिए, ये एक स्टेम है, ये नोड है, गन्ने का देखा होगा। गन्ने का नोड जो होता है, गांठ जहां होती है वो फूला हुआ होता है। वो जो फूला हुआ भाग है, उसके नीच पे एट बेस ऑफ नोड पे मेरिस्टम पाया जाता है, और उसकी वजह से पोर की लंबाई में वृद्धि होती रहती है। पोर की संख्या नहीं बढ़ती, पोर उतना ही है, गिनती में 5 है तो 5 ही है, लेकिन उसकी लेंथ बढ़ने से छोटा पौधा बड़े में बदल। और यह जो मेरिस्टम है, परमानेंट टिश्यू और इधर परमानेंट टिश्यू के बीच में फंस गया है। ऐसा मेरिस्टम जो दोनों तरफ से परमानेंट टिश्यू के बीच में हो, उसी का नाम इंटरकैलरी। एक उदाहरण तो मिल गया, बिलो नोड्स ऑफ ग्रासेस। गन्ना क्या है? घास है। बांस क्या है? घास है। धान गेहूं क्या है? ग्रास है। और उन सबके नोड के बिलो पाया जाता है। फिर क्या लिखा है? दे कैन बी फाउंड इन ग्रासलैंड। अरे ग्रासलैंड में ग्रास ही तो होगी बेटा, ये याद रखना था। Their job is to regenerate sections that have been killed by grazing herbivore। आप देखते होंगे घास के मैदान को यदि जानवर खा जाए, चर जाए, जिसको बोलते हैं हम लोग, ग्रेजिंग कर लें, फिर भी वो लंबा हो जाता है। क्यों ऐसे हो गया भाई लंबा? यदि अपेक्स पे ही मेरिस्टम होता तो खा गया ना, तो लंबा नहीं होना चाहिए। लंबा होने के लिए दो टिश्यू बताए गए, एपिकल और इंटरकैलरी। एपिकल वाला तो खा गया, फिर भी लंबा हो गया। इसका मतलब वहां कौन सा मेरिस्टम है? इंटरकैलरी। ठीक। आगे देखिए, सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम पोजीशन में लेटरल होता है, और इसकी एक्टिविटी से पौधे की क्या बढ़ेगी? थिकनेस।
थिकनेस इन GIRTH, गर्थ। गर्थ को क्या बोल सकते हैं? सरकम फरेंस, घेरा। जो स्टेम का घेरा है वो मोटा हो जाए। किसकी मेरिस्टम? सेकेंडरी मेरिस्टम। पोजीशन में कैसा होगा? साइड में, न ऊपर न नीचे, अपेक्स पे नहीं, साइड। साइड में लगे हुए कौन से मेरिस्टम होते हैं? कैम्बियम होते हैं। अब कैम्बियम में एक है फेसिकुलर कैम्बियम, एक है कार्क कैम्बियम, एक है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जिसको हम फेसिकुलर बोलते हैं, इसको इंट्राफेसिकुलर भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और इन तीनों कैम्बियम की एक्टिविटी से पौधे में मोटापा बढ़ेगा, उसके स्टेम की चौड़ाई, घेरा बढ़ेगा। ये याद रखना है। जो प्राइमरी मेरिस्टम था, जो पोजीशन में एपिकल और इंटरकैलरी था, उसकी वजह से पौधे की लेंथ बढ़ती थी। क्लियर? सेकेंडरी मेरिस्टम की वजह से होने वाला ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ होगा। सेकेंडरी ग्रोथ में पौधा मोटाई में बढ़ता है। The secondary or lateral meristem are those found in differentiated sections of the roots and shoots of the plants. They broaden the stem girth. देखिए ना, स्टेम के घेरे को चौड़ा बनाता है, यानी मोटा बनाता है। इन मोस्ट केसेस गिव राइज ए वुडी एक्सिस। इसकी इसकी वजह से जो एक्सिस है वो वुडी हो जाती है। दे अपीयर आफ्टर प्राइमरी मेरिस्टम हैज फॉर्म्ड। जो पहले उत्पन्न हो वो प्राइमरी मेरिस्टम। पहले प्राइमरी बनेगा, पौधे की लंबाई बढ़ेगी, फिर मोटाई। लेटरल मेरिस्टम इंक्लूड तीन कैटेगरी: इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कार कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इनके काम धाम क्या है, ये कैसे पौधे को मोटा बनाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम आपको सेकेंडरी ग्रोथ का आइडिया देंगे। अभी तो हम टिश्यू का आइडिया। Secondary meristem produces secondary tissue. Primary meristem produces primary tissue. Primary tissues are responsible for increase in length of plant. Secondary tissues are responsible for increase in girth of plant. Clear? Clear हुआ? बोलो बच्चा। अब देखो ना, ओरिजिन के आधार पे आपने हमसे पढ़ा प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम। लेकिन पोजीशन के आधार पर मेरिस्टम तीन कैटेगरी में पढ़ लिया: एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बेटा मेरिस्टम का ज्ञान नोट्स में खत्म हो गया है, लेकिन हम आपको अभी कुछ ज्ञान और दें। आपने जो अभी हमसे मेरिस्टम पढ़ा वो ओरिजिन के आधार पे एम्ब्रॉयडल मेरिस्टम था, जिसको प्रो मेरिस्टम भी कहते हैं, या अर मेरिस्टम या प्रिमॉर्डियल मेरिस्टम। दूसरा हमने बताया आपको प्राइमरी मेरिस्टम, और तीसरा आपने पढ़ा सेकेंडरी मेरिस्टम। यही नहीं, अभी इन्हीं को पढ़ते हुए आपने हमसे एक और चीज पढ़ लिया। पोजीशन के आधार पे मेरिस्टम पढ़ा: एपिकल मेरिस्टम, जिसमें सूट और रूट अपेक्स हैं। दूसरा आपने पढ़ा हमसे इंटर कैलरी मेरिस्टम, और तीसरा पढ़ा लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी ओरिजिन का है, इंटर कैलरी और एपिकल प्राइमरी ओरिजिन के हैं। एपिकल और इंटर कैलरी की वजह से पौधे की लंबाई बढ़ेगी, लेटरल मेरिस्टम की वजह से पौधे की मोटाई बढ़ेगी। यह लेटरल वाली चीज सेकेंडरी पे लागू होती है,
एपिकल और इंटरकैली वाली चीज प्राइमरी पे लागू होती है, और ये इम्ब्रियो के लेवल पे था। अब थोड़ा हम आपको और बताएं, मेरिस्टम होगा तो वो डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन किस प्लेन में हुआ? प्लेन ऑफ सेल डिवीजन को ध्यान में रखें तो भी मेरिस्टम के तीन प्रकार। एक प्रकार को कहते हैं हम लोग मास मेरिस्टम। यह बेटा एक सेल है और यह सेल मल्टीपल प्लेन में, किसी भी प्लेन में डिवाइड करने की क्षमता रखती है। ऐसा तो होना क्या है, कोशिकाओं का समूह बन जाएगा, लोथड़ा बन जाएगा, मास ऑफ सेल्स बन जाएंगे, हर डायरेक्शन में बनेंगे। इसी को हम मास मेरिस्टम कहते हैं। और इसी के चलते पौधे में क्या बनेगा? कार्टेक्स बनेगा। इसी के चलते पौधे के अंदर क्या बनता है? इंडोस्पर्म बनता है। इसी के चलते पौधे में कौन सा पार्ट बनता है? पित्त बनता है, चारों तरफ बनता है। और चारों तरफ तब बनेगा जब प्लेन ऑफ सेल डिवीजन ऑल पॉसिबल हो, सभी तरफ। हमने एरो से समझा दिया, शब्दों से ही समझा दिया। दूसरा ढंग क्या होगा? दूसरा ढंग प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के आधार पे रिब मेरिस्टम। रिब के पहले एक और पढ़ा दें हम आपको, सॉरी, रिब के पहले आपको पढ़ा दें प्लेट मेरिस्टम। प्लेट मेरिस्टम, प्लेट मेरिस्टम ऐसी कोशिका होगी जिसमें डिवीजन सिर्फ दो प्लेन में होगा। और जब दो प्लेन में होगा तो यह रो ऑफ सेल्स बना लेगी। और ऐसा किसके केस में होना है? जब आप पौधे के शरीर में एपिडर्मिस बनाएंगे तो वही एपिडर्मिस दोनों दिशाओं में बढ़ेगी, तभी तो सर्कल बनेगा। लीफ की लेमाइना, लीफ का जो लेमाइना है वह भी दो ही दिशाओं में बढ़ा रहता है, वो प्लेट मेरिस्टम। तीसरा है, तीसरा टाइप है, उसको हम लोग बोलते हैं रिब मेरिस्टम, या एक और नाम है बेटा फाइल मेरिस्टम। रिब मेरिस्टम वह है जब सेल को सिर्फ एक प्लेन में डिवीजन करना। यह मान लेते हैं रूट है बेटा, और रूट से एक लेटरल रूट निकल रही, तो ये एक ही डायरेक्शन में निकलेगी। यानी वह मेरिस्टम जो लेटरल रूट बनवाएगा वह कैसा मेरिस्टम होगा? रिब मेरिस्टम। रिब मेरिस्टम किसने कितने प्लेन में डिवीजन करता है? एक प्लेन में। प्लेट मेरिस्टम कितने प्लेन में डिवीजन करता है? दो प्लेन में। और मास मेरिस्टम कितने प्लेन में डिवीजन कर सकता है? ऑल प्लेन्स में। यानी एक ढंग और सिखाया मैंने मेरिस्टम के प्रकार के तौर पे, और उसका आधार था किस प्लेन में मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होती है। एक और बात बताएंगे, अभी एक और बात बताएंगे। आपने पोजीशन के आधार पे पढ़ लिया, ओरिजिन के आधार पे पढ़ लिया, प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के आधार पे पढ़ लिया। तीन आधार पे आपने मेरिस्टम मुझसे पढ़ लिया। हम एक और आधार बताएंगे, और यह आधार क्या है? फंक्शन। फंक्शन के आधार पे मेरिस्टम के तीन प्रकार हैं बेटा। एक फंक्शन के आधार पे प्रकार को हम बोलते हैं प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म वह मेरिस्टम होता है जो एपिडर्मिस क्या बनवाएगा? एपिडर्मिस, या फिर रूट की एपिडर्मिस को क्या बोलेंगे? एपिब्लेमा का निर्माण करे। कार्य मालूम? वह मेरिस्टम जो कार्य करके एपिडर्मिस बनवाए उसको हम प्रोटोडर्म कहते हैं। और ये अपने पोजीशन में कैसा होगा? आउटर मोस्ट, सबसे बाहर होगा। एपिडर्मिस कहाँ होती है बेटा? सबसे बाहर। एपिब्लेमा कहाँ होगी? सबसे बाहर। दूसरा मेरिस्टम, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड मेरिस्टम। किस आधार पे? फंक्शन के आधार पे। ग्राउंड मेरिस्टम के फंक्शन होने पर सभी टिश्यू बनवाएगा, जो ये बनवाएगा ऑल टिश्यूज इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल।
एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के बीच में जितने भी ऊतक होते हैं उसको बनवाने वाले मेरिस्टम का नाम ग्राउंड मेरिस्टम। और कौन कौन ऊतक होंगे हम बता देते हैं। एपिडर्मिस के नीचे होगा हाइपोडर्मिस, उसके नीचे होगा कार्टेक्स, उसके नीचे होगा इंडोडर्मिस, उसके नीचे होगा पित्त और पेरिसाइकिल। इतने को बनवाने वाला हाइपोडर्मिस, कार्टेक्स, इंडोडर्मिस, पित्त और पेरिसाइकिल को बनवाने वाला, बनाने का कार्य करने वाला मेरिस्टम कहलाता है ग्राउंड मेरिस्टम। और तीसरे को बोलते हैं बेटा प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम वो मेरिस्टम होता है जो प्रोटोडर्म और ग्राउंड मेरिस्टम के बीच होता है, और इसकी वजह से क्या बन के तैयार होंगे, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। वह मेरिस्टम जो प्राइमरी जाइलम बनवाए, वह मेरिस्टम जो प्राइमरी फ्लोएम बनवाए, उस मेरिस्टम का नाम प्रोकैम्बियम है। और इसकी पोजीशन कहाँ होगी, प्रोटोडर्म और ग्राउंड मेरिस्टम के बीच में। सबसे बाहर प्रोटोडर्म, जो बेस बनाएगा वो ग्राउंड मेरिस्टम, और उसमें कौन पाया जाएगा, प्रोकैम्बियम यानी वेस्कुलर बंडल। तो ये तो रहा बेटा फंक्शन। अब फंक्शन के आधार पर पूछा जाए कि एपिडर्मिस को बनाने वाला मेरिस्टम क्या कहलाता, कार्टेक्स को बनाने वाला मेरिस्टम क्या कहलाता, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम को बनाने वाला मेरिस्टम क्या कहलाता, तो आपका आंसर आना चाहिए। इस तरह से हमने मेरिस्टम के बारे में, उसकी ओरिजिन, उसकी पोजीशन, उसका प्लेन ऑफ सेल डिवीजन और उसके फंक्शन, चारों को आधार बनाकर जितने भी प्रकार के मेरिस्टम होते हैं वो पढ़ाए। मेरिस्टम किसे कहते हैं वो पढ़ाए। मेरिस्टम होने के क्या गुण हैं, क्या पहचान है, ये भी पढ़ाया गया। यानी हमने आज के डेट में टिश्यू का एक पार्ट मेरिस्टम कवर कर दिया है। आप लोगों को इसमें से कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं बिना संकोच किए। मेरिस्टम से संबंधित कोई सवाल बाकी हो आपके दिमाग में आ रहा हो तो हमसे पूछिए, मैं उसका आंसर तुरंत दूंगा आपको। बोलो बेटा।